हेलो गाइस, लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम आप लोग के लिए सेट 14 लेके आए हुए हैं। इससे पहले मैंने सेट 13 तक आप लोग का टीचिंग एप्टीट्यूड करवा दिया है। तो ये सेट 14 है। जो लोग पहले नहीं देखे हैं तो सेट 13 तक कंप्लीट जरूर कर लें। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपके एंट्रेंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आपको मैं बता दूँ कि ये सिर्फ ना आपका बीएड एंट्रेंस के लिए, साथ ही साथ आप लोग को मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि सीटेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं यही बोलूँगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड का ये सेट सारे करते चलें, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दे रहा हूँ। आप लोग के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो कोई भी बच्चे जिनका एंट्रेंस टेस्ट है बीएड का या फिर जिनको सीटेट का भी प्रिपरेशन करना है, सारे ये बच्चे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं करवा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि सारे से सारे डिटेल, मतलब कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कवर कर दूँ। और एक चीज़ मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा था कि आप लोग जो है ना, कोई भी वीडियो सीक्वेंस में देखें, ठीक है, ताकि जो चीज़ मैंने पहले करवा दिया है वो मैं करवा नहीं रहा हूँ, तो सीक्वेंस में देखते आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए और तैयारी करते चलें। तो चलिए बिना देर किए मैं करवाता हूँ। आज सेट 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है ना, व्हाट इज़ द एम ऑफ यशपाल कमेटी रिपोर्ट। देखो, जितने भी कमिटीज एजुकेशन को लेकर बने हैं ना, मैं कोशिश करूंगा कि सभी समिति जो भी बैठी हैं उनका मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा और उन पर अच्छा से डिस्कशन होगा। क्योंकि देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटीज़ वाला क्वेश्चन आता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो में उसको कम से कम एक कवर कर दूँ। आप लोग डिमांड करोगे तो वो जल्दी ही अपलोड होगा, ठीक है। तो ये वीडियो मैं सोच रहा हूँ जल्दी अपलोड करने के लिए। आप लोग से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है हमारा कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ये जो मैं बना रहा हूँ सीरीज़ बहुत ही मेहनत से बन रहा है। तो आप लोग प्लीज़ मतलब हेल्प जरूर कीजिएगा। तो चलिए, व्हाट इज़ द एम ऑफ यशपाल कमेटी रिपोर्ट पूछ रहा है कि मेन जो इसका एम था क्या था। तो आप लोग को मैं बता दूं कि 1993 की बात हो रही है। यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का उद्देश्य क्या था। तो 1993 में क्या हुआ ना कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब कि MHRD है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, है ना, ये क्या किया ना कि सेटअप किया नेशनल एडवाइजरी कमेटी। क्या? नेशनल एडवाइजरी कमेटी जो एडवाइस दे और सही से काम करे, इम्प्रूवमेंट लाए, इसके लिए बैठाया जाता है ना कमेटी। तो नेशनल एडवाइजरी कमेटी है ना, ये गठन किया। जिसके चेयरमैन कौन थे? तो याद रखिएगा, जिसके चेयरमैन थे यशपाल थे। इसलिए इस कमेटी का नाम क्या पड़ गया? यशपाल कमेटी रिपोर्ट। समझ में आ गया आप लोग को कि यशपाल कमेटी क्यों नाम पड़ा? क्योंकि जो सेटअप किया गया था कमेटी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, उसके जो चेयरमैन थे कौन थे? यशपाल। तो याद रखिएगा। और इसका मेन क्या उद्देश्य था ना कि लर्निंग विदाउट बर्डन, है ना, कि हाउ टू रिड्यूस ओवर बर्डनिंग ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, ये इसलिए तैयार किया गया था। समझ में आ रहा है? ताकि क्या हो ना कि बच्चों पर भार ना लगे, खास करके यंग बच्चे समझ रहे हो, जो छोटे बच्चे हैं, शुरू से ही भार दे दिया जाता है, खूब सारे बुक्स बना दिए जाते हैं, टेक्स्ट बुक्स, और रटाया जाता है। तो इससे बच्चे क्या होते हैं ना, ऊब जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों से दूर रखने के लिए, ओवर बर्डनिंग से दूर करने के लिए, है ना, तो ये क्या किया गया था ना कि जो भी मतलब कि जो छोटे बच्चे थे उनके टेक्स्ट बुक्स कम करवाए गए, है ना। ऐसा डिज़ाइन किया गया ताकि लर्निंग बेटर हो सके, बच्चों का लर्निंग क्या हो सके, बेटर हो सके, लाइफ लॉन्ग सेल्फ लर्निंग की ओर बढ़े, सेल्फ लर्निंग की तरफ बच्चे बढ़े, ना कि टेक्स्ट बुक की तरफ से रटाया ज्ञान। ऐसा करना चाह रहे थे कि वो सेल्फ लर्निंग हो, उनकी कैपेबिलिटी बढ़े लर्निंग का, और स्किल भी सीखे। तो ये सारे के लिए जो बैठाया गया था कमेटी, इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कशन बाकी आगे वीडियो में करेंगे। तो आज ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिना बोझ के सीखना इसका आंसर हो जाएगा। लर्निंग विदाउट बर्डन इसका मेन उद्देश्य था, ताकि बच्चों का भार ना लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोगों को पूछ रहा है ना। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि द फर्स्ट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस टेस्ट वाज इन्वेंटेड बाय, प्रथम व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण का आविष्कार द्वारा किया गया था। एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, IQ वाला मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है, उसमें मैंने बताया कि कितना मार्क्स में, मतलब कितना आपका मार्क्स आता है IQ में, तो कितना आप लोग का रैंक बनता है, मतलब क्या है, जड़ बुद्धि है, सामान्य है, मतलब कि कौन एवरेज है, कौन एबव एवरेज है, ये सारा मैंने अपना बनाया है, ठीक है। वो वाला वीडियो जरूर देख लेना, उसमें मैंने फॉर्मूला भी बताया कि मेंटल एज बाई क्रॉनिकल एज इनटू 100, ऐसे करके फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था वहाँ। तो ये सारा चीज़ आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है, तो वो आप लोग जरूर से देख लेना। तो देखिए इसको किसने किया था ना, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट की बात की जा रही है। तो क्या था ना, ये देखिए अल्फ्रेड बिनेट जो दिख रहा है, इनका एक रिसर्च असिस्टेंट था। कौन था? रिसर्च असिस्टेंट। उसका नाम क्या था? रिसर्च असिस्टेंट जो इनका साथ में रहते थे उनका नाम था साइमन। क्या नाम था? साइमन। तो असिस्टेंट्स का वो काम करते थे, असिस्टेंट्स का काम करते थे, और ये दोनों मिलकर ये टेस्ट डिज़ाइन किए, ठीक है। इनको बोला गया था कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें इंटेलिजेंस का फ़र्क हम कैसे करेंगे, किसको कितना असिस्टेंस चाहिए, कितना मतलब कि उनको हेल्प चाहिए, कितना गाइडेंस चाहिए टीचर का। हो सकता है ना किसी बच्चे को अगर एक बार समझाया जाए तो समझ जाता है, किसी को दो बार समझाना पड़ता है, तो ऐसे बच्चों को वो कैसे डिफ्रेंशिएट करते। तो इसके लिए इनको बनाने के लिए कहा गया था और ये बना रहे थे। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि इस टेस्ट में 30 मतलब 30 डिफरेंट टाइप के क्या थे, क्वेश्चंस थे और टास्क थे, जो बच्चों
को दिया जाता था और उसके बिहाफ पे मतलब देखा जाता था कि कौन से बच्चे का मेंटल एज कितना है, किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट में। तो ये होता था ताकि उसको फिर उसी हिसाब से क्या हो, एकेडमिक असिस्टेंस मिले, उसी तरह से उसके पढ़ाई में जो असिस्टेंस है उस तरह से मतलब कि मिले। तो इसके लिए जो टेस्ट किया गया था, इसलिए इस टेस्ट का नाम याद रखिएगा कि बिनेट साइमन, क्या कि दोनों मिलके बनाए थे, तो बिनेट साइमन, ठीक है, SIMON और इंटेलिजेंस टेस्ट। तो याद रखिएगा फर्स्ट टेस्ट यही था। ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट टेस्ट का नाम क्या था, तो मैं बता दे रहा हूँ, बिनेट साइमन इंटेलिजेंस स्केल। ये स्केल इन्होंने डिज़ाइन किया था, इसी स्केल के हिसाब से बताते थे। तो क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड बिनेट। याद रखिएगा, ये आइए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बात करें कि कब ये इंटेलिजेंस टेस्ट जो हुआ था, डेवलप्ड कब हुआ था, तो 1904। ये भी याद रखिएगा, ये डेवलप किया गया था 1904 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनसाइट लर्निंग। देखिए ये सब सीटेट में भी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं बता रहा था। चलिए मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, और काफ़ी मोटा भी हो जा रहा है, तो हम लोग ये कलर ले लेते हैं और थोड़ा सा ब्रश साइज़ कम कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। चलिए, इनसाइट लर्निंग वाज, है ना, प्रपोज्ड बाई, बोल रहा है कि इनसाइट लर्निंग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इनसाइट लर्निंग को हिंदी में क्या कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत। देखिए ये वाला मैंने आप लोग को बताया है बार बार कि इंग्लिश और हिंदी दोनों आप लोग मतलब कि पढ़ा करें। ये सब जो है आप लोग एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं, जो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में सभी चीज़ जाना करें। अभी देखिए यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट हिंदी यहाँ पे दी हुई भी नहीं है, इसका एग्जैक्ट हिंदी यहाँ दिया है, नहीं दिया है। तो इनसाइट लर्निंग का क्या होगा, है ना, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी कभी नहीं देता है, तो आप लोग फिर कैसे जानोगे इनसाइट लर्निंग, हिंदी मीडियम वाले फंसेंगे। इसलिए मैं कुछ टर्म इंग्लिश में भी बताता हूँ ना, तो आप लोग लेने की कोशिश करें, नहीं तो एग्जाम में फिर एंट्रेंस में आप क्या बोलोगे कि सर इसका हिंदी बता दो, कौन बताएगा आपको। तो इसलिए मैं बोल रहा था ना कि इनसाइट लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, देख लीजिए कौन कौन से दिए हुए हैं, है ना। तो चलिए इसका हम आंसर पार्ट की ओर चलते हैं। तो इनसाइट लर्निंग की मैं बात करूँ तो क्या है, इनसाइट लर्निंग क्या है, ये आप लोगों को क्या बता रहे थे ना, कोहलर साहब जो है ना, ये देखिए वोल्फगैंग कोहलर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या बताया ना, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, कि जो इनसाइट लर्निंग होता है ना, ये जो होता है इनसाइट, वो क्या होता है कि हिट एंड ट्रायल से नहीं आता है। हिट एंड ट्रायल से नहीं आता है, इसका मतलब समझ में आया। हिट एंड ट्रायल मतलब कि सिर्फ ऐसे वैसे, मतलब कि जो होता है ना, कि हिट एंड ट्रायल क्या होता है कि कभी अपने से ट्राई करना कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, तो अचानक आ जाना, जिसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, मतलब अचानक। तो ऐसा नहीं है, हिट एंड ट्रायल से ये नहीं आता है। इनका कहना था कि इनसाइट कैसे आता है, इनसाइट आता है एक्सपीरियंस के रीऑर्गेनाइजेशन से। याद रखिएगा, एक्सपीरियंस के रीऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। एक्सपीरियंस के रीऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है कि जो अभी तक आपका एक्सपीरियंस है, जो अभी तक आपने सीखा है, उसको अचानक से किसी तरह से पुनर्गठन करना मतलब उसको जिस सीक्वेंस में मतलब कि दिमाग लगाना चाहिए, उस सीक्वेंस के हिसाब से उसी डायरेक्शन में जाना, बुद्धि उसी डायरेक्शन में लगाना, उसी को कहेंगे एक्सपीरियंस के रीऑर्गेनाइजेशन करना। जैसे कि देखिए इन्होंने एक टेस्ट किया था, मैं आप लोग को बता दूं, चिंपैंजी के साथ। किसके, चिंपैंजी कैसे लिखाएगा, ऐसे ही लिखाएगा ना, रुकिए, चिंपैंजी को क्या किया ना, इन्होंने एक बक्से में बंद कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, चिंपैंजी को बक्से में बंद कर दिया, है ना। और खाना क्या किया ना, खाना इसके, देखिए यहाँ पे चिंपैंजी है, हाथ बड़ा बड़ा होता है ना चिंपैंजी का। चलिए चिंपैंजी था, और यहाँ पे बाहर, ठीक है, चिंपैंजी के बाहर यहाँ पे खाना रख दिया गया, और यहाँ पे एक मतलब कि कुछ ऊंचा जैसा टूल था, जो भी था, है ना, तो बॉक्स लगा दिया और एक छड़ी दे दिया लंबा सा। तो क्या देखा गया ना कि जब चिंपैंजी को भूख लगा, तो क्या किया ना, उस खाने को मतलब कि अपने तक पहुंचाने के लिए, मतलब कि अपना पहुंच बनाने के लिए उसने क्या किया ना, हिट एंड ट्रायल नहीं किया। हिट एंड ट्रायल मतलब ऐसे नहीं है कि कभी उछला, कभी बैठा, कभी सोया। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या हुआ, हिट एंड ट्रायल का मतलब हुआ कुछ भी करते रहना और अचानक से सही काम हो जाना, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल। समझ में आ गया। तो हिट एंड ट्रायल उसने नहीं किया, ऐसा नहीं कि चढ़ी, कभी ऊपर उछल गया, कभी सो गया, कभी ऐसे टूल में चढ़ के हिल रहा है और अचानक ये खाना आ गया, नहीं। इसने अपने एक्सपीरियंस का क्या किया, यूज किया। और क्या किया, उन्होंने बहुत देर तक कोशिश किया कि कैसे क्या लगाएं, दिमाग लगाए, एक्सपीरियंस मतलब जो भी एक्सपीरियंस है कि कैसे खाना अपने तक खींचे। तो लास्ट में इसने टूल में चढ़ा और यहाँ से छड़ी के हेल्प से क्या करने लगा, खींचने की कोशिश करने लगा। तो ये आप लोग ने, कोहलर ने ये ऐसा किया था। तो कोहलर इसी के हिसाब से बता रहे थे कि हिट एंड ट्रायल नहीं होता है, ठीक है। इनसाइट लर्निंग में हिट एंड ट्रायल, रोकिएगा, हिट एंड ट्रायल से नहीं होता है, बल्कि जो भी अभी तक का एक्सपीरियंस है उसका यूज करके उसको क्या किया जाता है, कोई भी जो प्रॉब्लम रहता है उसको सॉल्व किया जाता है। तो याद रखिएगा कि कोई भी प्रॉब्लम जो आता है वो जो होता है द सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है, ऑल ऑफ ए सडन फ्लैश होता है ना, ऑल ऑफ ए सडन फ्लैश ऑफ इनसाइट, ठीक है। जब मतलब कि कोई भी आदमी जब स्ट्रगल करता है तो वो अचानक अपने एक्सपीरियंस का यूज करके, जो उसको पता भी नहीं चलता है, और वो उस सॉल्यूशन को पा लेता है। ये इनका कोहलर साहब का कहना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है ना कि आई डोंट केयर एटीट्यूड, जो होता है ना आई डोंट केयर एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट डिमोस्ट्रेट्स इज, बोलता है एक छात्र का कौन सा मतलब प्रदर्शन क्या बोलता है कि मुझे परवाह नहीं है। कोई छात्र बोलता है ना मुझे परवाह नहीं है, तो ये किस रवैया को प्रदर्शन करता है। तो पहला दिया हुआ है एग्रेशन मतलब आक्रमण, फिर दिया डिफेंस मतलब रक्षा, फिर दिया है डिनायल मतलब कि इनकार, और फिर दिया है रेट्रोकेशन मतलब पश्चिमगमन। तो चारों का मीनिंग आप लोग को समझ में आना चाहिए। एग्रेशन मतलब क्या होता है, आक्रमण मतलब फोर्सफुल एक्ट, मतलब किसी भी काम के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेशन में रहना, बहुत ज़्यादा कि हाँ ये काम करना ही करना है, एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाना, इंटेंट दिखाना, ये हो गया एग्रेशन। डिफेंस क्या हो गया, डिफेंस आप लोगों को मैं बता दूं कि डिफेंस आप लोग का हो जाएगा कि आप कैसे मतलब डिफेंस करना मतलब कोई भी जो आपको कोई चीज़ फीलिंग पसंद नहीं है, ठीक है, डिस्ट्रेसिंग फीलिंग है, मतलब कि आपको पसंद तो नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी आप कैसे उसके साथ कोप अप करते हैं, मतलब कैसे आप उसके साथ सामंजस्य बैठाते हैं, वो डिफेंस हो गया। ठीक है, कैसे आप उनसे बचते हैं, कैसे आप उनसे मतलब कि बचने की कोशिश करते हैं, कैसे आप उनसे अपने आप को बचाते हैं और आगे बढ़ते हैं, वो हो गया डिफेंस। मतलब कि जो ऐसा प्रॉब्लम में फंसना जो आपको पसंद नहीं है और वहाँ से बच के निकलना, डिफेंस हो गया। डिनायल इनकार करना क्या है, देखिए डिनायल जो है ना डिफेंस मैकेनिज्म का ही मतलब टाइप है। इसमें क्या होता है ना कि आप अपने रियलिटी से दूर भागते हो, ठीक है, जो रियलिटी है उसको आप इग्नोर करते हो और जो भी जो मतलब कि एंग्जाइटी या फिर जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको परेशान करती हैं आप उससे बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है, दूर भागते हैं आप उससे, ठीक है। तो रियलिटी से दूर भागते हैं, कॉन्सिक्वेंस जो रियलिटी में कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, जो आगे जाके आपका जो रिजल्ट आने वाला है उससे आप दूर भागते हैं, ये डिनायल हो गया, आप इनकार कर रहे हो, ठीक है। डिफेंस में हो गया कि बचते हो, मतलब कि अनविलिंगनेस जो आपको पसंद नहीं है ऐसे सिचुएशन से बचना, ये नहीं कि उसे लड़ना नहीं, इसमें लड़ना डिफेंस का मतलब लड़ना होता है, लेकिन डिनायल मतलब होता है कि लड़ने से भी दूर भागना ताकि कॉन्सिक्वेंसेस को आप झेल ना सको। रेट्रोग्रेशन पश्चिमगमन क्या है, तो पश्चिमगमन क्या मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसे मतलब स्टेज में जाना जो पहले का स्टेज था। कौन सा स्टेज में जाना, पहले का स्टेज में जाना जो पहले लेस एफिशिएंट था। क्या था, लेस एफिशिएंट मतलब जो पहले कम कॉम्प्लेक्स था, कम मतलब कि कारगर था, पिछले डेवलपमेंट मतलब कि पिछले स्टेज में चले जाना जो कम मतलब कि विकसित था, कम विकसित स्टेज में था, उस स्टेज में वापस चले जाना। आपकी आगे जाना चाहिए लेकिन आप पीछे जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, रेट्रोग्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मुझे परवाह नहीं है, ये क्या दिखाता है, डिनायल दिखाता है, मतलब कि कॉन्सिक्वेंसेस से आगे जाके उनको लड़ने की हिम्मत नहीं है, वो बोल रहे हैं कि मुझे परवाह नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डिनायल, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना क्या पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा है ये कि सेल्फ इक्वलाइजर्स है ना, एक्चुअलाइजर्स शेयर सिमिलरिटीज हु सेड दिस, बोलता है कि स्वयं वास्तविककर्ता समानताएं साझा करते हैं, ये किसने कहा है, तो किसने कहा है, अब्राहम ओस्लो ने। क्या है मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सेल्फ इक्वलाइजर्स को इन्होंने सेल्फ फुलफिलमेंट कहा है। क्या कहा है, सेल्फ इक्वलाइजर्स मतलब स्वयं वास्तविककर्ता को इसने कहा है स्वयं की पूर्ति करना, ठीक है, स्वयं मतलब आत्मपूर्ति कहा है इन्होंने। आत्मपूर्ति मतलब समझ में आया, आत्मपूर्ति इन्होंने इसलिए क्या कहा है कि जो भी आपका पोटेंशियल है, जो भी आपका पोटेंशियल है, जो क्षमता है आपकी, उसको आप जब प्राप्त कर लेते हो, ठीक है, या प्राप्त करने के लिए आप उस पर मतलब कि पूरे तरह से लग जाते हो, तो ये क्या है, ये आत्मपूर्ति हुआ, सेल्फ एक्चुअलाइजर्स ही हुआ, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि आपको मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं हुआ, इनका ये नहीं कहना था कि इससे आपका लाइफ बदल जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगा, ये नहीं कहना था इनको। इनका कहना था कि जो भी आपके डिज़ायर हैं, जो आपका ड्राइविंग फोर्स है, वो आप पूरा करने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं, तो आप खुद को समझ लेते हैं, क्या कहते हैं, खुद को समझ लेते हैं और खुद की आत्मपूर्ति आप लोग कर लेते हैं, जो कि सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, सबसे बेस्ट होता है। तो ये इनका कहना था, सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ वंस पोटेंशियल, अपनी जो पोटेंशियल है उसको खुद से पूर्ण रूप से उसको क्या करना, अपने में उतार लेना, उसको रियलाइज़ कर लेना, ये इनका कहना था। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, इनका कहना था मोस्लो का, ठीक है। तो ये इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बताया है और बताया इससे अच्छा स्टेज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हो गया अब्राहम मोस्लो की बात। 76 नंबर क्वेश्चन में देखिए, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। आप लोग को मैंने ऑर्डर में पहले भी करने सिखाया था। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को क्रम में आप लोग को व्यवस्थित करना है। तो ये चाहे सारे ऑप्शंस दिए हुए। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि टीचिंग से पहले आप लोग को उद्देश्य बनाना पड़ता है, वो सब चीज़ करने पड़ते हैं, उसके बाद फिर पढ़ाया जाता है, फिर उसका क्या किया था, फीडबैक किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उद्देश्यों का निर्माण सबसे पहले आएगा, ठीक है। फिर वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना आएगा, जो पुराने ज्ञान है उसको
अभी के ज्ञान से जोड़ना होगा, तभी तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। फिर क्या होगा, फिर सामग्री की प्रस्तुति करनी पड़ेगी आपको, फिर मूल्यांकन करना पड़ेगा और फिर अगले बाद रिटीच करना है। आप लोगों को मैं तो बताया था ना कि लास्ट में फिर रिटीच भी करना पड़ता है। जो आपने गलती की उसमें इंप्रूवमेंट लाना है, जो आपने मतलब कि जो भी कमी रही उसमें इंप्रूवमेंट लाना है। तो ये सबसे लास्ट में होगा रिटीच, रीप्लान, तो वो सब तो बाद में जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ, ये आप लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब उद्देश्यों का निर्माण करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन मतलब वर्तमान ज्ञान को कनेक्टिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, ये हो जाएगा। फिर 5 हो जाएगा सामग्री की प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल। फिर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा क्या हो जाएगा, इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन हो जाएगा। फिर रिटीच हो जाएगा, फीडबैक क्या ले जाता है, जब पढ़ा लेते हैं तब हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा। तो 76 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस मैंने इस टाइप का करवाया भी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 पूछ रहा है, डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स, बोलता है ना शिक्षण के लिए गतिशील जो दृष्टिकोण, उसका मतलब क्या है। तो देखिए डायनेमिक अप्रोच का मतलब क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ऐसा अप्रोच होना जिसमें बच्चे क्या हो, स्टूडेंट्स क्या हो, एक्टिव रहें, है ना। क्योंकि स्टूडेंट्स का नेचर ये है, बच्चों का क्या है नेचर, कि वो एक्टिव रहना चाहते हैं, खेलना कूदना इसी तरह से। तो क्यों ना लर्निंग को भी इसी तरह से मतलब कि किया जाए, ताकि जिसमें क्या बोलते हैं एक्टिविटीज़ क्या हो, इन्वॉल्व हो। तो ऐसा को हम लोग क्या कहेंगे, डायनेमिक अप्रोच कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि सिर्फ बच्चे वेट ना करें, सिर्फ लिसन मतलब सुने भी ना, सिर्फ सुनने का काम भी ना हो, सिर्फ वेटिंग का भी काम ना हो, मतलब सिर्फ वेट करके बच्चे दिन भर, जैसे होता है ना कि दिन मतलब कि पूरे क्लास रूम में बैठे रहना, तो वो वेटिंग का काम भी ना हो, लिसनिंग का भी काम ना हो, बल्कि साथ ही साथ क्या हो कि एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करे। ऐसे डिफरेंट वेज खोजा जाए, ताकि डिफरेंट वेज से उन्हें एक्टिव रखा जाए। तो वो हो गया ये वाला, द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज़, क्या हो, गतिविधियों के माध्यम से सीखे। ये आपका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। ये सही मत करके आ जाना कि शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनेमिक, नहीं, ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए। यहाँ पे ज्ञान की बात नहीं की जा रही है कि कैसा होना चाहिए, यहाँ पे डायनेमिक अप्रोच कैसा होना चाहिए ये पर बात किया जा रहा है, तो ये होगा, ठीक है। ये नहीं कि टॉपिक्स ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनेमिक, ये सारा चीज़ का बात नहीं किया जा रहा है, गतिविधियों के थ्रू उसको सिखाना है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 77 का। चलिए 78 में देखिए, अब देखिए गाइस ये क्वेश्चन क्या दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ए प्रोजेक्टेड एड, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमानित सहायता से संबंधित नहीं है, ठीक है, अनुमानित सहायता से। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ओवरहेड प्रोजेक्शन, ब्लैक बोर्ड दिया, मोशन पिक्चर्स और स्लाइड्स, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं कि एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आप लोग का है। एक याद रखिएगा कि ये जो ब्लैक बोर्ड है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये वर्ल्ड वाइड है ना, वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा है ना, ये इंडिया में भी समझ लीजिए, छोड़िए। ब्लैक बोर्ड जो है विजुअल ऐड के तौर पे ध्यान से सुनिएगा, सबसे मतलब ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा विजुअल ऐड के तौर पे। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है ना कि कौन सा प्रोजेक्टेड ऐड नहीं है। तो प्रोजेक्टेड ऐड क्या होता है, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि प्रोजेक्टेड ऐड के अंदर कौन कौन से आते हैं, मोशन पिक्चर्स हो गया, ओवरहेड प्रोजेक्शन हो गया, स्लाइड्स हो गया, फिल्म स्ट्रिप्स हो गया, है ना, ये सब ओपेक हो गया, ये सारे जो चीज़ होते हैं ये आपके आते हैं प्रोजेक्टेड ऐड के तहत। ये क्या होता है ना कि ये टीचर्स को हेल्प करता है ना, और बच्चों को अच्छे से समझाने में, सिंप्लीफाई करने में, कोई भी चीज़ क्लैरिटी करने में, एनालाइज करने में आसानी होता है। किसी भी इन्वायरमेंट के बारे में बताना है, मैन के बारे में बताना है, तो ये सबको अच्छे से मतलब कि क्या कर सकता है, वो उसमें प्रदर्शन कर सकता है, फिल्म कर सकता है ना। तो इस तरह से टीचर को हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ जो हो गए, ओवरहेड प्रोजेक्शन, मोशन, स्लाइड्स, ये सारे में क्या होता है, किसी में आप लोग को क्या होता है कि पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, किसी में आपका होता है कि लाइट करके आप लोगों को कोई विजुअलाइज करवाया जाता है, जो भी चीज़ बताया जाता है इसको विजुअलाइज करवाया सकता है ये सभी, ठीक है, ये तीनों। लेकिन ब्लैक बोर्ड में वैसा नहीं है, ब्लैक बोर्ड विजुअल ऐड है, जो कि सिंपली जो आसान चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिख कर थोड़ा सा चित्र बनाकर बच्चों को समझाया जा सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा विजुअल ऐड के तौर पे भी यूज होता है। पूछेगा कि अगर कौन यहाँ पे प्रोजेक्टेड ऐड नहीं है, उसका भी आंसर यही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये याद रखने का चीज़ था आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहे हैं कि वाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द ट्रू इवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट्स इज पॉसिबल, है ना, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, देख लीजिए। इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स, पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ट्वाइस ए ईयर, 2 बार वर्ष में किया जाना, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन मतलब निरंतर मूल्यांकन, और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन निर्माणात्मक मूल्यांकन। ध्यान से सुनिएगा, इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स जो होता है वो आपका होता है समेटिव असेसमेंट, ठीक है, ये इवैल्यूएशन समेटिव इवैल्यूएशन। तो याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है ना, समेटिव इवैल्यूएशन में जब भी आपका कोर्स एंड होने वाला रहता है, या फिर आपकी जो मतलब कि जो क्लासें थी वो सारी समाप्त हो चुकी हैं, तो एंड ऑफ द कोर्स या स्ट्रीम या टर्म, एंड ऑफ द कोर्स, क्या हो रहा है, एंड ऑफ द कोर्स
या फिर टर्म, ये इवैल्यूएशन किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स को क्या बोलेंगे, समेटिव, ठीक है। और ट्वाइस ए ईयर मतलब 2 बार साल में किया जाना इवैल्यूएशन कि कैसा बच्चे ने परफॉर्म किया है या फिर क्या मतलब कि सुधार की ज़रूरत है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है ना, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है जब लर्निंग फेज में बच्चा उसी टाइम करते जाना है ना, उसी टाइम करेक्ट करते जाना, उसको इवैल्यूएशन देते जाना, ताकि बच्चे का सही तरह से थ्रू आउट क्या हो, लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस में टीचर का भी और स्टूडेंट का दोनों का फ़ायदा हो सके। तो ये भी ठीक ऑप्शन है। तो ये दोनों तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गए। अब ये दोनों ऑप्शन आपके थोड़े से चैलेंजिंग है। अब कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन क्या होता है ना कि हमेशा किया जाना शुरू से लेकर अंत तक, इसके अंदर सारी चीज़ आ गई, ये भी आ गया, ये भी आ गया, मतलब कि बच्चों को थ्रू आउट द कोर्स पूरे मतलब कि आपको वहाँ पे करना है और उसी टाइम इवैल्यूएशन दे देना है। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन जैसे जहाँ पे बच्चे ने गलती किया वहीं पे फीडबैक देना, उनको सुधार देना, है ना, कि कैसे क्या करना है। तो ये क्या होता है ना कि आपको एक तरह से मैं बोल देता हूँ कि आपको ट्रू इवैल्यूएशन इसी से मिलता है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन से, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें बच्चे क्या करते हैं, जो भी एजुकेशन प्लानिंग होता है टीचर्स यहाँ पे टाइमली ले पाते हैं और रिलायबल डिसीजन ले पाते हैं कि कब क्या मतलब कि हमको डिफरेंस लाना है, क्या करना है। तो क्वालिटिव और क्वांटिटिव दोनों तरह के मतलब कि यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं और देख पाते हैं इवैल्यूएशन क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज दोनों तरह से डाटा हम तैयार करके इसमें इवैल्यूएशन कर सकते हैं और उसमें बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि कंटिन्यूअस हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उनका जो है जो भी जो चीज़ें हो रही हैं वो क्या हो जाएगा, हम लोग डाटा तैयार करके उस पर सुधार कर सकते हैं, ठीक है, और जजमेंट दे सकते हैं किस पर, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा दोनों कलेक्ट हो जाएगा और टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो साथ ही साथ हम लोग यहाँ क्या करते हैं, सुधार करते जाएंगे। तो लगातार सुधार किया जा रहा है तो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन सबसे बेस्ट हो जाएगा। और अगर ये ऑप्शन नहीं दिया रहा था, ये 3 ऑप्शन में फिर ये सही होता है, याद रखिएगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। लेकिन जब नहीं दिया है तो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन दिया है तो ये वाला ज़्यादा सही हो जाएगा। निरंतर मूल्यांकन करना है, डाटा तैयार करते रहना है कि किस तरह से बच्चे का किस तरह से मतलब कि फीडबैक है, तो ये फिर उसके में हम लोग सुधार करते जाएंगे और इवैल्यूएशन करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग को देखते चलना है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द एसेंस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट इज, एक प्रभावी कक्षा वातावरण का सार है। मैंने आप लोग को ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुका है, ये पहले का आया हुआ है। तो देखिए, जितना सेट करते जाएंगे उतना आप लोग को फायदा होता जाएगा। तो शिक्षण, द वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स, है ना, शिक्षण सहायक सामग्री की एक किस्म, तो ये नहीं होगा। लाइवली टीचर स्टूडेंट रिएक्शन, ये मैंने आपको बताया था कि कक्षा शिक्षक में बातचीत लाइवली होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए जीवंत है कक्षा, दोनों में इंटरेक्शन एकदम होने चाहिए, तो यही सही हो जाएगा। पिन ड्रॉप साइलेंस भी गलत हो जाएगा और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी गलत हो जाएगा। ये जो होना चाहिए, इससे बच्चे भी एक्टिव रहेंगे और टीचर्स भी एक्टिव रहेंगे, तो ये सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, 80 का बी, ठीक है। 81 में देखिए बोल रहा है ना, व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डिफिशियंसीज एंड डिफ़िकल्टीज़ ऑफ द लर्नर्स, किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों की सीखने की कमियों और कठिनाइयों की पहचान करता है। तो मैंने आपको मूल्यांकन के समेटिव बता दिया था, कॉन्टिन्यूअस भी बता दिया था। चलिए एक बार अच्छे से बता देता हूँ। जो प्लेसमेंट क्या होता है, प्लेसमेंट क्या होता है ना, मैं बता दे रहा हूँ कि ये आपका जो होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है, याद रखिएगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है, टीचिंग लर्निंग, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस, उससे पहले ये किया जाता है, मतलब कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से पहले जो किया जाता है मतलब इवैल्यूएशन, वो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है। इसमें हम क्या देखते हैं ना, बच्चों का एंट्री बिहेवियर जानना चाहते हैं कि प्रीवियस नॉलेज बच्चों का कितना है, मतलब लर्नर्स का प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से हम उनका इवैल्यूएशन करते हैं कि प्रीवियस नॉलेज जितना, जैसे आप लोग क्लास ले चुके हैं पहले, तो उस हिसाब से उसका नॉलेज अभी तक कितना है, उसका जो हम लोग एंट्री लेवल का जो बिहेवियर देखते हैं बच्चों का कि प्रीवियस नॉलेज बच्चों में कितना है, लर्नर्स में कितना है, तो वो हो जाता है प्लेसमेंट। याद रखिएगा, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से पहले जो हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं ताकि हम लोग प्रीवियस नॉलेज देखते हैं लर्नर्स का, वो हो जाएगा आपका प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग क्या दिया हुआ है, समेटिव, और उसके बाद कंटिन्यूअस, फिर डायग्नोस्टिक। तो आप लोगों को मैं बता दूं, समेटिव आप लोग को मैंने बताया था, इसके बाद फॉर्मेटिव भी बता देता हूँ। फॉर्मेटिव जो होता है ना, याद रखिएगा, फॉर्मेटिव आपको मैंने बता दिया कि एक ईयर में, ध्यान से सुनिएगा, मतलब कि जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस होता है उसमें एक बार से ज़्यादा जो बार मतलब प्रोसेस होता है, और उसमें हम लोग जो इम्प्रूवमेंट करते हैं टीचिंग लर्निंग के लिए, जो भी हम लोग जो ज़रूरत होता है फीडबैक के द्वारा, तो हम लोग उसमें सुधार लाते हैं, कोई इंप्रूवमेंट लाते हैं, चेंजेस लाते हैं, तो वो हो जाता है आपका फॉर्मेटिव। मैंने आपको बताया था फॉर्मेटिव में क्या होता है कि एक से ज़्यादा बार मतलब कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं और टीचिंग लर्निंग के द्वारा इवैल्यूएशन करते हैं, मतलब एक बार से 2 बार, एक बार से ज़्यादा करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो जाता है फॉर्मेटिव। समेटिव आप
आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि ईयर के लास्ट में इवैल्यूएशन करते हैं, मतलब जो ग्रेड देते हैं, मार्क्स देते हैं, है ना, वो आपका चला जाता है किसमें, वो चला जाता है आपका समेटिव में, कि आप लास्ट में क्या इवैल्यूएशन करते हैं कि कैसा है। और कॉन्टिन्यूस मैंने आप लोग को समझा दिया कि कॉन्टिन्यूस बार बार होता है, जो लगातार आप लोग इवैल्यूएशन करते हैं साल भर, वो हो जाता है कॉन्टिन्यूस। डायग्नोस्टिक की मैं बात बता दूं कि ये डायग्नोस्टिक जो होता है ये आप लोग का फॉर्मेटिव जो असेसमेंट मैंने बताया इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव उसके अलॉन्ग विथ चलता है, मतलब इसके साथ साथ चलता है। लेकिन इसमें हमारा फोकस क्या रहता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो बच्चों या लर्नर्स है ना, लर्नर्स का जो डिफिशियंसीज या डिफिकल्टीज़ है उस पर फोकस करते हैं कि इसमें क्या दिक्कत आ रहा है सीखने में, और उस पर हम लोग काम करते हैं और उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो डायग्नोस्टिक इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें मेरा हम लोगों का मेन फोकस रहता है कि आइडेंटिफाई करना डिफिशियंसीज और डिफिकल्टीज, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या दिया, देखिए, विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्रीज करेक्ट रेस्पॉन्सेज एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फ्रॉम स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों में सही प्रक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो याद रखिएगा कि इग्नोरेंस कभी नहीं करना चाहिए बच्चे का, स्ट्रिक्टनेस कठोरता भी नहीं दिखाना है, पनिशमेंट भी नहीं देना। तो ये आसान क्वेश्चन था। तो प्रेज, तो तारीफ करेंगे, तो तारीफ करेंगे तभी तो बच्चे रिस्पॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करेंगे, और अप्रोप्रिएट बिहेवियर बच्चों से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रेज, तारीफ करना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। देखिए 83 में पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन वाइल प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट फॉर ए टेस्ट। बोलता है परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो याद रखिए ब्लूप्रिंट जो होता है 3 डायमेंशनल होता है। इसमें 3 चीज़ें चेक की जाती हैं कि क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चंस का ऐसे टाइप्स पूछे जाने चाहिए ब्लूप्रिंट के हिसाब से परीक्षण करते समय जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करे, है ना। जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो कि कितना बच्चे सीखें। थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है कि हम लोग देखना चाहते हैं कि बच्चे उस टॉपिक पे कितना पकड़ बना के रखे हैं। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग देखना चाहते हैं, है ना। क्या देखना चाहते हैं कि टेस्ट मेकर ये जानना चाहता है कि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन की जो उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे। जो कंटेंट यूनिट था, मतलब टॉपिक जो था, उस पर बच्चे का कितना पकड़ है और कितना मार्क्स ला सकता है। तो ये आप लोग का हो जाएगा। टॉपिक तो हम लोग चेक करते ही करते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो भी चेक करते हैं। फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों के प्रकार बिल्कुल उसी पैटर्न में पूछे जाते हैं ताकि हमको अच्छे से मतलब कि पता चल सके। लेकिन टीचिंग टाइम पर हम लोग इसमें मतलब ध्यान नहीं दिया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परीक्षण के लिए जब ब्लूप्रिंट बनता है ना, तैयार करते समय हम टीचिंग टाइम पर मतलब ध्यान नहीं दिया जाता है। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है द करिकुलम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स शुड बी बेस्ड ऑन। शैक्षिक संस्थानों के पाठ्यक्रम खालिस्तान दिया पर आधारित होना चाहिए। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल, सिद्धांत और क्या बोलता है, अभ्यास, दोनों पर होना चाहिए। बच्चे का प्रैक्टिकल नॉलेज भी हम लोग देखना चाहेंगे कि प्रैक्टिकली वो कितना सीख रहे हैं। साथ ही साथ थ्योरी, उस थ्योरी से ये पता चलेगा कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव वो फुलफिलमेंट हुआ कि नहीं, जो हम सिखाना चाहते थे उनका वो तर्क मतलब कि आ रहा है कि नहीं, थ्योरी में पकड़ है कि नहीं बच्चे का। प्रैक्टिकल तो हो ही गया कि एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, जो सीखा है वो करके दिखाना पड़ेगा। तो ये दोनों आप लोग के हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 84 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और फिर पूछ रहा है कि ब्लैंक दिया हुआ है, आर द अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ लीडरशिप वाइल एम्फसाइज द पर्सनालिटी ऑफ द लीडर। बोलता है नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण हैं जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना, ट्रेड थ्योरीज। देखिए ये थ्योरी में क्या बोला जाता है ना, ये सजेस्ट करता है कि कुछ मतलब कि होते हैं ऐसे जो जन्मजात मतलब कि इनबॉर्न है ना, ऐसे क्वालिटीज़ होते हैं जो नेता बन सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेड थ्योरी जैसा बताता है। ये कुछ ऐसे हो सकते हैं, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। उसका पर्सनैलिटी फैक्टर हो सकता है कि वो ऐसा बचपन से मान के चल रहा है तो वो पर्सनैलिटी बाद में झलकता है और बाद में लीडरशिप की ओर बढ़ता है। या फिर फिजिकल फैक्टर हो सकता है, इंटेलिजेंस फैक्टर हो सकता है कि इंटेलिजेंस से बाकी कोई को क्या कर सके, मतलब रिझा सके, मतलब बाकी को लीड कर सके। फिजिकल फैक्टर भी होता है, फिजिकली वो स्ट्रांग हो, बाकी कोई से बेहतर दिखे। तो ये सारे हो जाएंगे। तो ये ट्रेड थ्योरीज ऐसा कहती है कि जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देती है ना। तो ट्रेड थ्योरीज आर द प्रोसेस टू द स्टडी ऑफ लीडरशिप विच एम्फसाइज द पर्सनैलिटी ऑफ द लीडर। तो देखिए हम आप लोग को यहाँ पे फिर से सेट 14 मैंने कंप्लीट कर दिया है। कोशिश करूँगा कि जल्दी आपको सेट 15 करवा दूँ। तो आप लोग सभी से मेरा, आप लोग को यही मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जल्दी से लर्नर्स ग्रुप का जो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग वहाँ के टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए ताकि सारे का सारा अपडेट आपको मिल सके। तो ठीक है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना सबको मतलब मस्ट है। और आप लोग को एक चीज़ मैं और बता रहा था कि मैं इतने मेहनत से करवा रहा हूँ तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।